हेलो गुड इवनिंग साथियों। ज्ञानगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के पास बीपीएससी ट्री से संबंधित सेट प्रैक्टिस जा रहा है आपके पास। ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से आपके पास जो सेट गया था, जिनका एग्ज़ाम 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट सेट से ही आया था। अब बारी है 9th 10th मतलब सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात कर ले, 11 12 की बात करें, 9th 10th की बात करें, तो अब जो साइंस का जो पैकेज है उन सभी साथियों के लिए है जो 9th 10th के लिए साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी साइंस जिनका सब्जेक्ट है, या 11 12 के लिए केमिस्ट्री की अगर बात करें हम तो केमिस्ट्री के लिए, तो उनके लिए बहुत कारगर और लाभदायक साबित होने वाला। ऐसे तो सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कंसेप्ट की बात करेंगे तो जो क्या कहते हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं जिस विषय के लिए, उनके लिए समझिए रामबाण है। क्या है? रामबाण है। इसीलिए ये सेट को आप जो है बिल्कुल डिनाई और बिल्कुल इग्नोर ना करें। आपके लिए बहुत सारे साथियों का ये डिमांड आया कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैक्सिमम क्वेश्चन करा दीजिए, और 11 12 आज का जो प्रश्न है ना, बहुत अच्छा प्रश्न को मैं लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आज आपके पास लगातार वे में जो सेट है बीपीएससी ट्री का सेट 11वां है, यानी विज्ञान के प्रश्नों के संगम है। क्या है? प्रश्नों का संगम। एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न 11 12 का एकदम समझिए निचोड़ क्वेश्चन है, बहुत क्रीम क्वेश्चन है, संभावित है, पूछा जा चुका है, पूछने की भी संभावना है। यानी जिस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक वहीं से प्रश्न है। और प्रश्न लाने का यानी जो सेट यानी क्वेश्चन जो है ना एनालाइज किया जाता है, और क्वेश्चन जो दिया जाता है बहुत मार्केबल क्वेश्चन रहता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना? इसीलिए जो है जो सेट आपके पास जा रहा है बहुत कारगर, बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत बेनिफिशियल है। इसे इग्नोर और लाइटली मत लें। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके लिए आपका थोड़ा समय लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। ठीक है, लेकिन क्या करें, बताना ज़रूरी पड़ता है कि इग्नोरेंस की इतनी आदत पड़ गई है कि हर सेट को लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत कारगर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस है, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। अगर आप साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 11 12 की बात करें, 9th 10th की बात करें, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। और मैं प्रयास क्वेश्चन देके घबराएंगे नहीं, इंग्लिश में है, हिंदी में मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तो आपके पास प्रश्न क्या कह रहा, द क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ अ कीटोन इज कैरिड आउट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ। कह रहा क्या क्लीमेंसन रिडक्शन जो है रिएक्शन का नाम है जिसमें कीटोन पर जो ये होगा, और कीटोन पे जब क्लीमेंसन एक्शन होगा तो क्या देगा, क्या प्रोडक्ट आएगा। तो सबसे पहले याद रखिए, यानी क्लीमेंसन रिडक्शन जिसमें यूज किया जाता है मरकरी और जिंक, यानी जिंक अमलगम की बात कर ले, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। तो आपका आंसर क्लीमेंसन कहीं लिखा रहे, इसका मतलब होता है कि इसमें यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, जिंक अमलगम। यानी किसी भी धातु के साथ अगर मरकरी को मिला दिया जाए तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं, जिंक अमलगम यानी जिंक Hg, राइट। कि इसके साथ क्या रहता है, विथ HCl, यानी HCl के साथ रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, करता क्या है, ये जो है अटैक करके बनाता है एडिशन रिएक्शन, यानी हाइड्रोजनेशन कह लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड में जो है हाइड्रोजनेशन करता है। क्या करता है? अब बात आई एरोमेटिक कहते किसको है, तो एरोमेटिक आप यूं समझ लीजिए कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड का अल्टरनेट अरेंजमेंट ही एरोमेटिक कहलाता है। जैसे बेंजीन की बात करेंगे तो याद रखिएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह से हो रहा, अल्टरनेट फॉर्म हो रहा। तो आपके पास बेंजीन जो है एक एरोमेटिक का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो यानी क्लीमेंसन में यूज किया जाता है, याद रखिए, जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, इसमें जो कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है तो याद रखिएगा पीडी कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। और ये देता क्या है, याद रखिएगा, क्लीमेंसन रिडक्शन से जो है हाइड्रोजनेशन, एरोमेटिक हाइड्रोजनेशन देता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना एरोमेटिक कंपाउंड में, यानी ये क्लीमेंसन रिडक्शन का ये काम है। आपसे जो प्रश्न आएगा बस यही, क्लीमेंसन रिडक्शन किसके लिए कारगर, कहाँ से आएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिंक Hg विथ HCl। बट कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा, प्रोडक्ट की बात चिंता नहीं करिए आप, जहां तक जरूरत है हम बता दें। अब आपसे पूछ दे अगर कि क्लीमेंसन रिडक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, कैटलिस्ट याद रखिएगा पीडी कैटलिस्ट यूज किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने के लिए, मतलब
असंतृप्त से संतृप्त बनाने के लिए जहां डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की बात करें तो वहां भी कैटलिस्ट पीडी ही यूज होता है। जैसे बात करें पीडी से यहां सिंगल बॉन्ड, तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि जिस कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड, और उसको कहते हैं हम लोग अल्केन ग्रुप। क्या कहते हैं? अल्केन ग्रुप। तो ये याद रखिएगा कि ये जो हमारा है ZnHg विथ HCl, ये काम जो करेगा एरोमेटिक कंपाउंड में किस ग्रुप के लिए? अल्केन ग्रुप के लिए। यानी अल्केन ग्रुप के लिए डबल बॉन्ड से कहां घुमाएगा? सिंगल बॉन्ड में लेकर के जाएगा ये। ठीक है, तो ये आप देखिए क्लीमंसन रिडक्शन आपने सिर्फ सुना, इसके लिए क्या क्या ये आ गया, इसमें एक तो कैटलिस्ट आ गया। कैटलिस्ट कहते हैं किसको है? कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कराए। इसमें क्या यूज होगा? जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, आई बात समझ? किस पे एक्शन करेगा? हाइड्रोजनेशन पे। कैसा कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। ये इतना माइंड में रखना है आपको। ठीक है, चलिए आंसर आपका ये हो गया। यानी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप बेफिक्र रहिए, सिलेक्शन, ठीक है ना, सिलेक्शन दिलवा करके हम रहेंगे। जिस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछने की जो स्टैंड है, जो चला हुआ है, यानी बिल्कुल उसी पैटर्न पे मेरा क्वेश्चन रहता है। यकीन विश्वास नहीं है तो आपके पास मेरा सेट पड़ा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। राइट, ठीक है ना। यानी जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन मैंने सेट कराया और उस सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आया था, यानी डायरेक्ट ऑप्शन के साथ। यानी क्वेश्चन वही, ऑप्शन वही, आंसर भी वही, कुछ चेंजिंग नहीं आया है। तो जी हाँ साथियों, बहुत बेनिफिशियल है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि भीड़ की तरफ मत जाइए, बस उस चैनल को देखिए, उस चैनल को फॉलो करिए जो आपको सफलता और सक्सेस दिला सके। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है आपके प्रति, भले आपको नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? इसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि आप कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अगर कोई चार्जेज अगर लिया जाता तो बेजू एकदम क्या है, बिल्कुल इंटरेस्ट और रुचि के साथ देखते हमेशा। यानी कहावत भी है कि जो चीज़ आसानी से मिलता है उसकी कदर नहीं होती है, और जो थोड़ा क्या कहते हैं तरफ के मिलता है, जिसके लिए थोड़ा संघर्ष करनी पड़ती है, तो उसकी अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रह जाती है। राइट, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एकदम निचोड़ है। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BSO4 गिव्स। अब आपके सामने आ गया, क्या कह रहा? हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, मतलब बेंजाइल क्लोराइड में हाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये हमारा बेंजीन स्ट्रक्चर है। क्या है? बेंजीन है। ठीक है, बेंजॉइल क्लोराइड, ये हमारा बेंजॉइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, कह रहा है किसके प्रेजेंस में? कैटलिस्ट आपका यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड BSO4। आपका है कैटलिस्ट PD और BSO4। राइट, ठीक है। चलिए हाइड्रोजिनेशन कह रहा है, क्या कह रहा है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब समझ, जिनेशन का मतलब होता है एडिशन, और आगे क्या लगा? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना। क्या करना? हाइड्रोजन का जोड़ना। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? तो ये याद रखिएगा, PD जो है यहाँ पर से हाइड्रोजन को क्या करेगा? खा जाएगा। और यहाँ पे क्या करेगा? बोलिए बोलिए, हाइड्रोजन क्या करेगा? ऐड करा देगा। तो आप बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये तो आपका स्ट्रक्चर है। क्लोरीन की जगह क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो आपको एक स्ट्रक्चर पता होगा कि ये जो स्ट्रक्चर होता था RC डबल बॉन्ड H, इसको हम लोग कहते थे एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? ये पूरे कार्बन वाले को R मान लीजिए, अल्काइल ग्रुप है, कोई अल्काइल ग्रुप है, और उसके साथ हमारा C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ? एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। तो ये आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? बेंजल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसको? बेंजल्डिहाइड। यानी बेंजॉइल क्लोराइड से क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड है क्या ऑप्शन में? हाँ, B नंबर इधर करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपका। बोलिए, है? ठीक है, तो ये कैटलिस्ट याद रखिएगा। तो यहीं पे आपका BSO4 और कैटलिस्ट हमारा क्या है? H2, यानी पीडियम हमारा क्या किया? प्लोडियम जो है वो क्लोरीन को खा करके बेंजोइक एसिड लिखा गया, नहीं ना, बेंजल्डिहाइड, सॉरी इसके लिए। ये B नंबर इधर करेक्ट आंसर। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ये याद रखिएगा। बेंजॉइल क्लोराइड PD उसमें क्या करेगा? क्लोरीन को खा लेगा, वहाँ पे क्या ला देगा? वहाँ पे लावेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जुड़ना ही कहलाता हाइड्रोजिनेशन। क्या कहलाता? हाइड्रोजिनेशन। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है एकदम, बिल्कुल घबराए नहीं आप। चलिए अब देखिए, अब यानी हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल नया नया क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, और नया क्वेश्चन है भी।
बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। तो सबसे पहले जानिए कि सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोडा लाइम को जब कॉस्टिक सोडा और बुझा हुआ अनबुझा हुआ चूना को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये हम लोग कहलाता है सोडा लाइम, CaO, राइट, ये याद रखिएगा। चलिए, बेंजोइक एसिड क्या है? बेंजोइक एसिड, तो सबसे पहले बेंजोई बना लिए, ये हमारा बेंजीन है, राइट, ये बेंजीन है। कार्बो यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ये जुड़ा हुआ है तो COO हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा H होगा कि क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा कैटलिस्ट हमारा जो है सोडा लाइम है, तो यहाँ पे हमारा Na होगा, ठीक है। सोडियम बेंजोनिक एसिड या सोडियम बेंजोनेट याद रखिएगा, किसके प्रेजेंस में? सोडा लाइम के प्रेजेंस में। तो रिएक्शन लिखिए NaOH और इसी पे लिख दीजिए CaO, यानी ये दोनों साथ ही में सोडा लाइम ही है, इसको हीट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है। तो बना लेगा, क्या बनाएगा बताइए? यहां से क्या करेगा? ये NaOH कास्टिंग सोडा जो है, यहां से इसको क्या करेगा? ये NaOH जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देगा। क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा करके और सिंपली बेंजीन बना देगा। क्या करेगा? बेंजीन बना देगा, ठीक है। और बना लेगा मार्बल CaCO3, ठीक है, CaCO3, यानी ये हमारा जो है कॉस्टिक सोडा वो कार्बोक्सिलिक यानी सोडियम इथेनोएट को सोडियम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करेगा? हटा देगा, खा लेगा, और वहां पर क्या ये इसको क्या करेगा? बेंजोइक एसिड को सिंपली कन्वर्ट किस में कर देगा? बेंजीन में, और क्या बनाएगा? CaCO3। तो आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा होगा? बेंजीन बना लेगा। इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन। अगर और ऑप्शन होता अगर कैल्शियम कार्बोनेट, तो आंसर भी क्या हो जाता? बस सिंपली सादा याद रखिए कि अगर हम बेंजोइक एसिड को जब गर्म करेंगे तो आप जानते हैं क्या हुआ, इसमें थोड़ा डेप्थ हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग की बात आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे मत जाइए आप, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस सिंपली आपसे प्रोडक्ट पूछेगा, बस इसके बारे में जान के रखिए। क्या जानना है कि जब बेंजोइक एसिड को हीट किया जाएगा सोडा लाइम में, सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH प्लस CaO। इसके पर जब हीट करेंगे तो NaOH जो है अपने ग्रुप को खा जाएगा, और अपने ग्रुप को खाने के बाद ये जब इसको खा लेगा तो खाने के बाद ये सिर्फ क्या बचेगा? बेंजीन ही बचेगा, और उसके बाद क्या बनेगा? और यहाँ पे CaO है और COO किसके साथ मिल जाएगा? बोलिए, COO इधर से आ रहा है और CaO यहाँ तो मिल करके क्या हो जाएगा? CaCO3, मार्बल बन जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अगर आपको लग रहा है कि नया प्रश्न है, कंसेप्ट अच्छा मिल रही है, और क्वेश्चन बिल्कुल जिस तरह से एग्जाम पूछती है उसी तरह का क्वेश्चन है, तो कमेंट तो बनता है, और कमेंट के साथ साथ शेयर भी बनता है। अब आपको हमको देखना है कि कितने शेयर कर रहे हैं और कितने सब्सक्राइब करा रहे हैं, ठीक है। आज के वीडियो में 19 यानी क्या है, बोलिए, 1910 सब्सक्राइबर है। आज के बाद देखते हैं कितने सब्सक्राइबर इंक्रीज करते हैं आप लोग की मेहनत से। अब यहाँ देखना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके तरफ से कम सब्सक्राइबर था, आपके तरफ से कम नहीं तो कम से कम 100 को बढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत मार्केबल, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लीजिए कहीं VBI क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही, निफ्रिट है। चलिए, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज। अब है यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि मोर स्टेबल कौन है और मोस्ट स्टेबल कौन है, लेस स्टेबल कौन है? तो याद रखिएगा, अगर कार्बोकेटाइन की बात करेगा तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है 3 डिग्री पे। तो 3 डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? तो देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए हम कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, और यहां से जुड़ गया Cl। आपसे अगर पूछे कि Cl कितना डिग्री है, Cl कितना डिग्री है, तो आप बताइए मुझे। ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जितना डिग्री होगा वही डिग्री इसका होगा, ठीक। अब इसका डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे? तो आप बताइए मुझे, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन यहां, 2 कार्बन यहां, 3 कार्बन यहां, मतलब 1 कार्बन के लिए 1 डिग्री, 2 कार्बन के लिए 2 डिग्री, 3 कार्बन के लिए 3 डिग्री। इसका मतलब ये जो हमारा है हाइड्रोजन 3 डिग्री है। आई बात समझ में? तो आप एकदम नोट करके लिख लीजिए, रटिए कुछ नहीं। अगर कार्बोकेटाइन अगर आपसे पूछेगा कि मोस्ट स्टेबल किस में होगा, तो याद रखिए 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक। यहीं पे अगर आपसे पूछे कार्बोनाइन मोस्ट स्टेबल किस में होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट 1 डिग्री, ठीक है। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर बात कर ले हम लोग, 2 डिग्री यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। अगर यहीं पे कार्बोएनाइन की बात करें, किसकी बात करें? कार्बोएनाइन की बात करें, कार्बोएनाइन, तो कार्बोएनाइन याद रखिएगा, कार्बोएनाइन जो है मोस्ट स्टेबल 1 डिग्री में होता है, 1 डिग्री कार्बोएनाइन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोएनाइन, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोएनाइन, मतलब सबसे
लेस्ट स्टेबल कार्बोनाइन 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा कार्बोनाइन स्टेबल 1 डिग्री, ये याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए। अब देखिए कार्बोनाइन का मतलब समझ ही गए होंगे, नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चल अब यहाँ पे बताइए मुझे, इसकी बात करिएगा क्लोरीन के लिए। ये देखिए ये 3 को क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ। यहाँ पे ये CH3 है, ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट अगर बात किए होंगे तो यहाँ पे कार्बोनाइन नहीं होगा, ये कार्बोकेटायन हो गया, यानी CH3 प्लस है। क्या है ये? CH3 प्लस है। ठीक, चलिए उसकी बात अगर हम लोग बात कर ले, ये न्यूट्रल भी कह लेंगे हम लोग। CH2Cl की बात कर ले और यहाँ पे CHCl2 की बात कर ले। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मुझे बताना है, क्या बताना है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल किस में है। तो यहाँ पे देखिए, इस यहाँ डिग्री बात करिएगा तो एक कार्बन है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 1 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री। इसकी बात करिए तो यहाँ भी एक कार्बन ही है, यहाँ भी 1 डिग्री। इसकी बात करिएगा तो हमारा यहाँ पे हेलोजन ग्रुप नहीं है, इसमें हेलोजन है, इसमें हेलोजन है, इसमें हेलोजन है। अब देखिए अगर मान लो 1 क्लोरीन -1 अगर देता है तो 3 क्लोरीन कितना देगा? बोलिए -3। तो नेगेटिवली चार्ज जो है कहाँ पे ज़्यादा आएगा? यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कहाँ पे आ रहा है? ए नंबर में आ रहा। 1 डिग्री हमारा ऑलमोस्ट जितना ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है, लेकिन हमको इसमें डिसाइड करना ज़्यादा नेगेटिव किस में है। तो ज़्यादा नेगेटिव आपका पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी मोर स्टेबल कार्बोनाइन 1 डिग्री में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे अगर हमारा 1 डिग्री ही आ रहा है तो इसमें देख लेंगे नेगेटिव वाला पार्ट किस में ज़्यादा है, वो आपका आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न क्या करा? आयोडीन ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म। देखिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या क्या बनाएगा बताइए? आयोडीन रिएक्ट कर रहा है किससे? नाइट्रिक एसिड से, HNO3 से। तो क्या बना लेगा बताइए आप ही? HiNO3 बनाएगा, सॉरी HiO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? HiO3 बनाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग बैलेंस करने की बात करेंगे तो बैलेंस हम आप जो है कर सकते हैं, किससे करेंगे बताइए? यहां से आप जो है HNO3 लगा दी तो यहां से आपको बनेगा NO2 भी बनेगा और वाटर भी बनेगा। कितना अमाउंट में वाटर बनेगा, कितना अमाउंट में आप बैलेंस कर सकते हैं एलिमेंट काउंट करके। रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट में, यानी हमारा इधर आयोडीन हमारा 2 है तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ 2 कितना लग जाएगा? 2 लग जाएगा। यहाँ 10 हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ कितना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना है बाबू बताइए? नाइट्रोजन हमारा एक ही है, तो हमारा जो है यानी 10 नाइट्रोजन है तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए? और कहीं है क्या? और 10 या 30 ऑक्सीजन है, तो ये हमारा 6 और 20, हाँ ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 इंटू, तो बैलेंस आप नंबर एलिमेंट काउंट करके कर सकते हैं। तो यानी जनरली प्रोडक्ट याद रखिएगा कि जब आयोडीन नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है? HiO3। क्या बनाता है? HiO3। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में है HiO3, तो HiO3 द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। द कंपाउंड दैट रिस्पॉन्स टू टॉलेंस टेस्ट इज, यानी टॉलेंस टेस्ट के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्स है? तो बताइए मुझे, आप ही बताइए क्या होगा? याद रखिएगा एल्डिहाइड ग्रुप ही जो है, एल्डिहाइड ग्रुप वाला जो होता है वो टैलेंट ग्रुप के है। तो आप देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप कौन है? ये आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, चलिए ये कार्बोनिलिक ग्रुप है, ये आपका ईथर ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप आपका ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड A, यानी ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और टॉलेंस जो है, टॉलेंस एक्टिव होता है टॉलेंस ग्रुप किसके लिए? टॉलेंस जो है किसके लिए है? एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। किसके लिए है? एल्डिहाइड ग्रुप के लिए। राइट, चलिए ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? B नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बिल्कुल इस बार आप बाजी मार लीजिए। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौका है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यकीन जानिए हर चीज़ आपके ही लिए बना है और आपसे ही होगा, और आपसे नहीं होगा तो किसी से हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इतना बात याद रखिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिए और बस ये ठान लीजिए कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ठीक है, हमसे ही होगा, ये याद रखिए।
कॉन्फिडेंस आपको क्या करता है, बहुत इंक्रीज कराएगा, बहुत बिल्डअप कराएगा, और वो सफलता के लिए बहुत क्या है, बहुत रामबाण और कारगर साबित होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप हावी नहीं होने दीजिए। वीकनेस जो है, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। मतलब कमजोरी मौत है, मजबूती जिंदगी है। तो अभी भी जो आपका जो पोर्शन जो दिक्कत आ रही है, बस उस पर एफर्ट लगा लीजिए, उसके प्रति मेहनत करिए, कोई चीज़ कमी ना रह जाए। सामने एग्ज़ाम है, बहुत बेहतर आएगा, और क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा डिजाइन किया हुआ है, जो क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और पूछेगा ही, डिफिनिट पूछेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही समझ में आ गया होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या यूं कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, या जिसपे इलेक्ट्रॉन सफिशियंट होगा, वैकेंट होगा, वैकेंट ऑर्बिटल भी होगा, वो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि पी डी में अगर बात करें तो डी में हमारा रख सकता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और डी वाला कॉन्फ़िगरेशन जब आप कर रहे हैं तो उसमें हमारा डी में देखिए, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा 10, और आपके पास जब कॉन्फ़िगरेशन किया तो आया 3 ही इलेक्ट्रॉन। क्या आया, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताइए ये क्या हो गया, वैकेंट हो गया। तो वैसे एलिमेंट्स जिसका डी ऑर्बिटल क्या होगा, वैकेंट होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन आके रह सकता है, तो भी हमारा अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट जितना था पूरा यूज हो गया, पूरा घर फुल हो गया, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। बात करिएगा Cl2 की, इसमें वैकेंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। HBr की बात करिएगा, Br हमारा वैकेंट है, क्योंकि Br के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, हमारा डी में जो है इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ Br2 की बात करें तो ये भी हमारा वैकेंट है, ये सब आपका इलेक्ट्रोफाइल है। यहीं अगर बात कर लीजिए CH3 ये 4 है, तब N है, यानी आपके पास, आपको पता होगा कि नाइट्रोजन मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 5 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब देखिए, 2 जिसमें से सिंगल होता अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और एक होता लोन पेयर। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप कितना है, 5 है, याद रखिए। अब यहाँ से जोड़ दिया है ये CH3, अब इसका जो है ना एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वैकेंट हो गया, खाली हो गया, लूज कर देगा। अब बताइए इसके पास कोई वैकेंट बचेगा, नहीं बचेगा, और नहीं बचने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। हमने क्या बताया कि जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इसके पास जो लोन पेयर था डोनेट करने की, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है, बट क्या हुआ यहाँ पे ये बॉन्ड में यूज कर लिया, मेथिल को जोड़ लिया। अब इसके पास एक रेडिकल बच गया है, फ्री रेडिकल, जो पॉजिटिव चार्ज में आ गया, इसके पास अब कुछ नहीं बचा जो दान कर सके, और नहीं इसके पास वैकेंट है किसी इलेक्ट्रॉन को आने दे, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, यानी कंडीशन क्या है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, या तो लोन पे डोनेट करें, ठीक है, या उस पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, या उस पर पॉजिटिवली चार्ज हो, तो अच्छा क्या होगा, बोलिए, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसी के बाद अपोजिट जस्ट हो जाता है न्यूक्लियोफाइल, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, ठीक है, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ठीक है ना, चलिए, सुन करके आपका केमिस्ट्री का बला दूर होगा। कोई बला नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो ये हमारा बता सकते हैं, द स्पीशीज एमंग द फॉलोइंग दैट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ठीक है, अब याद करिए, यहाँ पे NO2 इसके पास वैकेंट है, इसके पास H3O, देखिए पॉजिटिव, हमें H3O यानी ये है हमारा जो है क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। अब सोच के देखिए, ये पॉजिटिव किस पे चढ़ा है, ऑक्सीजन पे चढ़ा है, और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होगा उस पर पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं होगा, और जब पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये याद रखिए। चलिए, एग्जाम से पहले ट्रिक बता देंगे आपको, इस सब का अभी सिर्फ कंसेप्ट सीखते जाइए, सुनते जाइए। ठीक है, चलिए, द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NOH इज नॉन एज, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए पकड़ने का तरीका, बीच में बेंजल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है, और एसिटोफेनॉन मतलब कीटोन। तो अब याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड फॉर एल्डोल, ठीक, एल्डिहाइड, और कीटोन, ठीक है, कंडेंसेशन कीटोन ग्रुप से। तो यानी आप याद रखिएगा, जिस रिएक्शन से एल्डिहाइड बनेगा और एसिटोफेनॉन
कीटोन का ग्रुप आने वाला है, यानी ओ एन लास्ट में लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कीटोन। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्डोन कंडेंसेशन, याद रखिएगा। एल्डिहाइड से शुरू होगा और ओ एन ई वन पे खत्म होगा, ये ग्रुप हमारा आ गया किस पे, एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, ये तो एल्डोल कंडेंसेशन, डी नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए आइए अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ एन एसिड टू गिव, यानी आपसे क्या कह रहा है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम लीजिए और एसिड से रिएक्ट कराइए कंप्लीटली, तो हमारा जो देगा रिएक्शन के बाद क्या देगा, तो देख लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है, कोई एसिड ले लीजिए, HCl ले लीजिए, घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए क्या बनाएगा ये, MgCl2 बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन में तो MgCl2 यानी Cl2 बना, यानी 2 हमारा हो जाएगा। अब क्या देगा, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए आपका दिया हुआ किसका है, मैग्नीशियम का, कितना दिया है 12 ग्राम, तो सबसे पहले निकालिए मैग्नीशियम का दिया हुआ 12 ग्राम है। जब भी रिएक्शन लिखने जाइएगा, यहाँ आपसे पूछ रहा है मोल के रेस्पेक्ट में, तो मोल निकालना होगा। मोल ये भी निकल सकता है, MgCl2 का भी, H2 का भी निकलेगा। हमारा ऑप्शन में दिया हुआ H2 का, तो H2 का मोल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देख एकदम सिंपल साधारण, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड, यानी बहुत बच्चे यानी जो क्या कहते हैं नीट ड्रॉपर बच्चा ये क्वेश्चन नहीं बना पाते। ठीक है ना, नीट का मैंने कह रहा है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ड्रॉपर है, उनको भी ये क्वेश्चन हवा नहीं लगती है, उन सोचते हैं कि कौन सी बला का नाम आ गया और कैसे निकाले, बिल्कुल आसान है। देखिए गलती बच्चों की नहीं है, गलती ये होती है कि बच्चों को जो बताने वाले जो कंसेप्ट है वो इस प्रकार नहीं बताए जिससे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो सके। राइट, चलिए देखिए आपका दिया हुआ किसका, मैग्नीशियम का, इसका मोल निकालिए। क्या निकालिए, मोल ऑफ Mg, मोल को हम लोग स्मॉल n से कहते हैं। राइट, ठीक है, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास कितना है 12 ग्राम, और इसका मैग्नीशियम का अपना मास कितना होता, बिल्कुल आपने सही बोला 24 ग्राम। कट गया तो बच गया 1/2, 1/2 को आप लिख सकते हो 0.5 मोल। क्या लिखोगे, 0.5 मोल। राइट, अब आपसे पूछे कि भैया तो फिर HCl कितना मोल हो गया, कुछ नहीं घबराना है। अब इसका मोल मैग्नीशियम का तो निकल गया है, जिसका भी पूछे तो यह कुछ नहीं रखना है याद, तो ये मोल हमारा दिया हुआ किसका, जिसका मोल दिया हो उसका मोल ऊपर, मोल ऑफ Mg। ठीक है, मोल ऑफ Mg याद रखिए, और उसके बाद जिसका मोल दिया हुआ उसका कोफिशिएंट वाला होता है यहाँ कि कुछ नहीं है तो कितना कोफिशिएंट होगा बताइए, कुछ नहीं है तो 1 कोफिशिएंट होगा, तो 1 लगा दी नीचे, और जिसका निकालना है उसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करिए। HCl का निकालना है, HCl का कोफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए Mg मोल कितना निकला हुआ था 0.2, 0.5, इसका कोफिशिएंट कितना था, यानी देखिए ऐसे याद रखना, अगर जिसका दिया हुआ है उसका मोल ऊपर, जिसका दिया हुआ उसका कोफिशिएंट नीचे, कोफिशिएंट गिवन, जिसका निकालना उसका कोफिशिएंट यहाँ, मतलब Cl निकालना कोफिशिएंट निकालने वाला से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई, यानी जिसका मोल दिया होगा वह मोल ऊपर, उसका कोफिशिएंट नीचे, जिसका निकालना उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। राइट, चलिए बहुत अच्छा, ये फॉर्मूला आप रख लीजिए। बहुत बच्चा, मैंने कहा ना बहुत बच्चा, यानी जेई की बात करें, नीट की बात करें, ड्रॉपर बच्चा क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाते हैं। ठीक है ना, चलिए तो इसको आइए बना लीजिए। तो अब कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 बाई कितना 1 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा HCl कितना मोल हो गया, बोलिए, HCl हमारा हो गया 1 मोल। बहुत अच्छा, अब यहां पे बात करें आप MgCl2 की, इसको भी निकाल सकते हैं। किसका दिया हुआ, मैग्नीशियम का कितना मोल दिया हुआ, 0.5 मोल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसका कोफिशिएंट कितना है 1, कुछ नहीं तो इसका भी कोफिशिएंट कितना होगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाए, ये 0.5 मोल, यानी हमारा जो बनने वाला है MgCl2 कितना मोल बना 0.5 मोल। अब यहाँ पे निकाले हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के निकाले बताइए कितना हो जाएगा, हमने बताया अभी कि जिसका निकालना है उसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, जिसका दिया हुआ हमारा दिया हुआ किसका है मैग्नीशियम से, तो एक से ही सबका निकाल देंगे हम। तो मैग्नीशियम का दिया हुआ था, देखिए मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ 0.5, मैग्नीशियम का कोफिशिएंट कितना 1, और निकालना किसका, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना, कोफिशिएंट यहां से मतलब होता है यहां से, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं तो 1 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 या हाफ मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब मैग्नीशियम की एसिड से रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया,
कितना मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज किया तो बताइए, बोलिए। 0.5, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक यानी हाइड्रोजन गैस क्या किया, रिलीज किया है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो 1 मोल ऑफ H2, हाफ मोल ऑफ H2, ये आपका हो जाएगा हाफ मोल ऑफ H2, 0.5 मोल ऑफ H2। आई बात समझ में? कैसा लगा क्वेश्चन? ट्रिक समझ में आया? क्वेश्चन गलती करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। LiF इज स्प्रेंगली सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज इट हैज, यानी इसके पास याद रखिएगा हाई लैटिस एनर्जी होता है, बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज, लिथियम का भी साइज छोटा, फ्लोरीन का भी साइज छोटा, जिसके कारण इसके पास लैटिस एनर्जी जो होता है ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी द करेक्ट आंसर। याद रखिए क्या रखिएगा, LiF में हाई कैटिनेशन एनर्जी होता है, क्या होता है, हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। और क्यों, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होने की वजह स्मॉल साइज। बस इतना ही याद रखिए, टीचर बनने के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी जब आप 11-12 के टीचर बन जाते हैं, तो फिर आपके पास बच्चे कई तरह जेईई मेंस वाले भी हो सकते हैं, नीट वाले भी हो सकते हैं। पढ़ाने का सौभाग्य अगर मिला तो वहाँ पढ़ ही लेंगे आप, नो डाउट, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है, CaCl2 एंड CaOCl2 आर कंपोनेंट्स ऑफ, तो ये तो बहुत फेमस है, काव कल्लू यानी ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित है, जिप्सम ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एन इलेक्ट्रोफाइल एमोंग द फॉलोइंग इज, हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रोफाइल जो होगा हमारे पास, उसके पास लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। आई बात समझ में? और वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो हमारा देख लीजिए यहाँ पे जो है हमारे पास, इसके पास लोन पेयर टेंडेंसी है, इसके पास है, इसके पास है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल एमोंग द फॉलोइंग, ये हमारे पास अगर हमारे सबसे ज़्यादा कार्बोकेटान भी स्टेबिलिटी हो जाएगा, अगर हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटान की अगर बात करें R3 से हमारे पास है, ये है, ठीक है। ये भी हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, बेहतर इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्या होगा, बेहतर इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे सफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R3C हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए क्लोरीन एटम कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी क्लोरीन एटम को कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, तो याद रखिए क्लोरीन एटम के पास नेगेटिवली चार्ज होता है, लोन पेयर भी होता है, वैकेंट भी होता है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये तो एक तो हेलोजन ग्रुप से होता ही होता है, दूसरी बात ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब क्लोरीन की बात कर ले, फ्लोरीन की बात कर ले, ब्रोमीन की बात कर ले, ये सब न्यूक्लियोफाइल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, when 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter of Cl2 gas, each at STP, the moles of HCl gas formed is equal to। बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टफ नहीं कहेंगे तो लिख लीजिए रिएक्शन, H2 प्लस Cl2 बनने के बाद बनेगा क्या, HCl, बहुत अच्छा, कॉमन हमारा हो गया 2, बहुत अच्छा, जिसमें से H2 कितना दे रखा है, 22.4 लीटर दे रखा है, कहाँ, STP पे, और STP पे वॉल्यूम जो लेना होता है कितना लेना होता है, 24 लीटर लेना ही होता है, ठीक है। Cl2 कितना दिया है, 11.2 STP पे। अब हमारा मोल निकल जाएगा, क्या निकलेगा, मोल निकलेगा, इसका मोल कितना निकल जाएगा बताइए। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया मोल का, मोल ऑफ H2 गिवन मास बाय मोलर मास या गिवन वॉल्यूम बाय, बोलिए, वॉल्यूम एट STP, गिवन वॉल्यूम कितना है 22.4 और वॉल्यूम एट STP कितना 22.4, कट करके कितना 1, यानी हमारा मोल ऑफ H2 हो गया 1 मोल, बहुत अच्छा। इसकी बात अगर Cl2 की बात करेंगे, Cl2 का मोल कितना, गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 गिवन वॉल्यूम है, STP पे कितना होता है 2.4, बहुत अच्छा। चलिए तो इसका मोल कितना हो जाएगा, काटिएगा तो ये हो जाएगा हाफ, 0.5। अब इसका मोल तो नहीं दिया हमारा, इसका मोल नहीं दिया, देखिए एक अगर दिया रहता तो एक से हम निकाल सकते थे सबका, ठीक है, एक से हम लोग निकाल सकते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट
नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको निकालना तो हमारा नहीं दिया हो तो मान लेते हैं इसको जीरो, क्या करते हैं जीरो। अब यहाँ सिर्फ हम मोल लिखेंगे, हम निकाल कर दिखा दिया आपको। तो इसका मोल कितना आया था, इसका मोल आया था आपका, इसका जो मोल आया है 1, और इसका भी हमारा मोल आया था 0.5। ये उस समय जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारा रिएक्टेंट ही क्या होता, पार्टिसिपेट करता, वो घटता है तो फिर प्रोडक्ट बनता है, मतलब रिएक्टेंट घटेगा प्रोडक्ट बढ़ेगा। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, हाइड्रोजन वाला लेकर के जा रहा है किसी पार्टी में 1 रुपया, तो वहीं पे क्लोरीन जो है किसी पार्टी में लेकर के जा रहा है 50 पैसा, मतलब 0.5 रुपये, ठीक है। चलिए, जहाँ पे HCl को अभी मिला है, ये दावत इन्वाइट कर रहा है। जिस तरह से आप इमेजिनेशन करिए, आपके पास इन्विटेशन कार्ड आया है, आप इन्विटेशन जो है दावत में जा रहे हो, तो दावत में जाते हो तो क्या गिफ्ट लेकर के जाएंगे, तो गिफ्ट लेकर के तभी जाएंगे जब आप दावत में जाएंगे, राइट। अब जिन्होंने इनवाइट किया है उनको गिफ्ट तभी मिलेगा जब आप वहां जाओगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये रिएक्शन तभी होगा, रिएक्शन जब होगा तभी इसको कुछ मिलेगा। अभी रिएक्शन कुछ हो नहीं रहा, इसके पास 1 रुपया, इसके पास 0.5 रुपया, ये हमारा इनिशियल है, स्टार्टिंग है। कुछ केसेस जब ऐसा आ जाता है, जब 2 रिएक्टेंट हो जाए, ठीक है ना, 2 रिएक्टेंट का अलग अलग मोल हो और आपका प्रोडक्ट का मोल पूछ दे, तो यहाँ पे लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट आता है। क्या आता, लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट आता है। लिमिटिंग रीजन कौन, जो बच जाए, जो खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में हमारा कुछ मोल टूटा, तो जो सबसे कम होता है वही टूटता है, जो सबसे कम होता है वही खत्म होगा, क्या होगा, वही खत्म होगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग में कितना है, 1 है, सबसे कम दोनों में कौन है, ये है, तो ये हमारा घट गया 0.5। 0.5 तो है, ये रिएक्शन में क्या हो गया, ये घट गया। जो सबसे कम होगा वही घटेगा। अब यहाँ पे देख, जितना कोफिशिएंट है उसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में वो बढ़ेगा, ठीक है। जितना कोफिशिएंट है वह एक्स के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा। हमारा एक्स बढ़ा, कितना कोफिशिएंट 2, तो 2x बढ़ गया। आई बात समझ में। चलिए, ये हमारा कितना हो जाएगा बताइए, ये 0.5, ये तो हमारा 0 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 2x। आई बात समझ में। चलिए, अब 2x बराबर हमारा कितना हो गया, बोलिए, रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में हमारा कितना 0.5, प्रोडक्ट कितना x, तो 2x बराबर कितना, 2x बराबर 0.5, तो x बराबर कितना बताइए 0.5/2, तो कटना कितना हो जाएगा बताइए 1/4, ठीक है। चलिए, आए बात समझ में, 1/4 तो कितना हो जाएगा 0.5 ना, 4 5 4 2 8, 1/4 काट दीजिए, डिसिमल 2, 4 2 8, ठीक है ना, 4 5 20, 1.025 आ जाएगा HCl, मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, बिग मिस्टेक, बिग मिस्टेक। यहां से x टूटा है तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ठीक है, x का वैल्यू हमारा निकल के आएगा 0.5, क्या आया 0.5, यहाँ पुट कर दीजिए, 2 × 0.5 कितना हो जाएगा बताइए, 5 दूना 10, ये आपका हो जाएगा कितना 1, यानी 1 मोल ऑफ HCl बन जाएगा। बिग मिस्टेक कर दिए, बिग मिस्टेक क्या कही है, बिग मिस्टेक कर दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यानी आपको ये कहने का मतलब होता है ये x मोल टूटे, यानी जितना टूटे जाए यहाँ भी क्या होगा टूटेगा, तो जो हमारा टूटेगा, जो हमारा सबसे कम होगा उसी वही हमारा घटेगा। तो यहाँ 1 में से हम लोग क्या करें, घटा दिए सारा चीज़, तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया निकल के 0.5, और यहाँ पे हमारा 2 × x, x के जब पुट कर दिए 0.5, तो ये हमारा कितना हो गया 1 मोल ऑफ HCl, 1 मोल ऑफ HCl है, हाँ, यानी ए नंबर द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेकर के हम आए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। आपसे नंबर ऑफ एटम पूछा था, ये बस कुछ नहीं, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। नंबर ऑफ एटम बराबर है मोल को स्मॉल एन से इनटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी इनटू Na, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेगा, तो गिवन मास में मोलर मास, गिवन मास कितना 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम, गिवन मास कितना अमोनिया का 14 3 17 17 होता है, इंटू एटोमिसिटी कितना 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 4, इंटू एवोगाड्रो नंबर को क्या कहते हैं 6.02 × 10⁻23, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, काट लीजिए, कटेगा, इसको काटिए 4.25, काट लीजिए ना, 1 मिनट,
4.25 कैलकुलेटर लगा दिया जाए, 4.25 डिवाइडेड 17, ठीक है। हाँ डिवाइडेड, तो ये हमारा कट करके आ गया 0.25। इनको 100 से 4 से गुना कर दीजिए इंटू 4, तो हमारा हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा, गुना कर दिएगा 1, ये हमारा 6.02 इंटू 10⁻23 है, ठीक, कितना हो जाएगा 1, 6.02 इंटू 10⁻23 है क्या ऑप्शन में। हाँ यही आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, बस रटना कुछ नहीं है कंसेप्ट पे, यहाँ पे एक बार क्लिक हो गया, एक बार यहाँ सेट हो गया तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा दे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वुड NO2 बी प्रोड्यूस, जब हीट करेंगे तो क्या कौन NO2 प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए अल्कली मेटल जो होगा वो NO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा, NaNO3 नहीं करेगा, ठीक है। ये भी आपका जो है हीट करिएगा तो आपका AgNO3 ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, आपका जो है सिल्वर नाइट्रेट जो है NO2 गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। F2 हैज हायर डिसोसिएशन एनर्जी देन Cl2, नहीं, Cl2 के पास ज्यादा होता है F2 के रेस्पेक्ट में। F हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन Cl, नहीं, Cl हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तब F है, यानी हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन है, Cl है, उसके बाद फ्लोरीन है। HF इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देन HCl, नहीं, HCl जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, उसके बाद HF है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप इन हैलोजन ग्रुप्स, ये आपका सही हो सकता है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी साइज किसका, सबसे बड़ी साइज इसका। जब साइज बड़ा होगा उसका मतलब बॉयल होने में भी समय ज़्यादा लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी सब में उल्टा लिख दिया है, जो होना चाहिए उसको बाद में लिखा, जो नहीं होना चाहिए उसको पहले लिख दिया, राइट। तो ये देख लीजिएगा आपका आंसर यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए मिलाइए। द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर इज, यानी 5 ओम पर आपसे करंट पूछ रहा है, कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा। तो आपको पता होगा कि ये दोनों, पहले बताइए कि किस में है, पैरेलल में है, बहुत अच्छा। तो पैरेलल में जब प्रतिरोध कनेक्ट हो जाएगा तब वोल्ट क्या होता है, सेम होता है। तो हमारा टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा बताओ, तो टोटल वोल्ट जो हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट। कहने का मतलब जब कोई प्रतिरोध को पैरेलल समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो करंट क्या होता है, करंट हमारा डिफरेंट हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है। वही अगर हम बात कर लें जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो करंट हमारा सेम हो जाता है और पोटेंशियल विभव जो होता है हमारा अलग अलग हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस टोटल सर्किट में टोटल वोल्ट हमारा कितना हो गया 18, इस सर्किट में टोटल करंट कितना सप्लाई हो रहा है, टोटल करंट निकल सकता है आई इक्विवेलेंट। टोटल आर इक्विवेलेंट कितना है, तो पैरेलल में है हमारा पास। तो आप याद रखिए डायरेक्ट, अगर दो सर्किट, दो रजिस्टर, दो प्रतिरोध को जब समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए, दो को और इक्विवेलेंट पूछे तो डायरेक्ट कुछ नहीं करिए, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 ये फॉर्मूला लगाइए। R1 का वैल्यू कितना है बोलिए, कोई किसी को मान लीजिए 5 R1 है, R2 कितना है 9 है, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 बराबर कितना 14, यानी आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया बोलिए 45/9.14। आई बात समझ में। चलिए अब आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, टोटल वोल्ट निकल गया, तो टोटल करंट भी निकल जाएगा। तो टोटल करंट आप ओम्स लगाते हैं, V इक्वल टू क्या होता है IR, V इक्वल टू IR, आपसे I, ये जो I निकलेगा टोटल R I निकलेगा, ये जो पोटेंशियल है टोटल पोटेंशियल है, ये जो R है टोटल R है, ठीक है। चलिए आर इक्विवेलेंट जिसको आप कहते हैं समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट, तो I यहां से रोकिए क्या हो जाएगा, I इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा V टोटल बाई आर इक्विवेलेंट, राइट। चलिए V टोटल कितना है 18, ठीक है, आर इक्विवेलेंट कितना है 45/14, 45/14, 14 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 14 बाई कितना 45। यहां तक किसी को डाउट है नहीं है, चलिए तो यहां तक क्लियर। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपसे पूछा है क्या 5 ओम पे करंट कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग I1, तो I1 का फॉर्मूला होता है, I1 का फॉर्मूला होता है क्या होता है बताइए, एक फॉर्मूला हम इसमें जनरेट किए थे,
चलिए फॉर्मूला है, जिसपे पूछेगा I1 यानी R1 जिसका प्रतिरोध पूछ रखा है, जिसपे करंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए R1 इंटू आई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी टोटल करंट बाय टोटल प्रतिरोध, और जिसमें पूछ रहा है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, पुट कर दीजिए I1, R1 कितना, इसी 5 पे ही पूछा ना, यहां लिख रहा हूं मैं, घबराना थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। R1 का वैल्यू कितना 5 इंटू आई इक्विवेलेंट, अभी आपने निकाला कितना निकला आई इक्विवेलेंट, आई इक्विवेलेंट ये आपका आई इक्विवेलेंट कितना 18 इंटू 14 बाई कितना 45, और आर इक्विवेलेंट कितना है, आर इक्विवेलेंट आपका है, बोलिए, आर इक्विवेलेंट है आपका 45 बटे कितना 14, 45 बटे 14, ठीक है। चलिए तो आपका जो ऊपर में हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, I1 बराबर 5 गुने 18 गुने 14 गुने 14 बटे कितना 45 गुने 45। अब इसको काटिए कितना आता है, पाँच गुने 18 गुने 14 गुने 14, डिवाइड करना है 45 से, फिर डिवाइड करना है 45 से, ठीक है। 3.5 ओम, 3.5 ओम्स। थोड़ा यहाँ पे अगर एक बार रेफ करके बना दे तो सही रहेगा। चलिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्ट, जिससे पूछेगा I1 आई इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट बाई कितना R1, एक फॉर्मूला लगा लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। पुट करिएगा, तो I1 पूछा आपसे, तो वहाँ पुट कर आई इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा बताइए, टोटल हमारा प्रतिरोध कितना है, आई बराबर होता है V बाई आर, V बाई आर, पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8 से 14 4 18, यहाँ पुट कर देते 18, ठीक है। टोटल आर इक्विवेलेंट कितना है 9 5 45 बाई कितना 14, R1 कितना है बताइए, R1 कितना, R1 हमारा 5, चलिए काट दीजिए, 5 9 में 45, 9 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये कटेगा हमारा कितना बार में, 2 से काटिएगा ये 7 बार में, 2 से काटिएगा ये 9 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना 9 9 81, 81 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 7 9 63, 7 ढाई 70, 11 7 77, 11.2 समथिंग्स आएगा। व्हाट इज दिस, व्हाट हैपन, हो क्या रहा है इसमें, फॉर्मूला तो सही है, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं ना कर रहे हम लोग। एक बार और इसको थोड़ा कैलकुलेशन में हम लोग कर लेते हैं, यानी टोटल प्रतिरोध कितना हमारा, भी टोटल आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, ठीक है। टोटल कितना 8 6 14 4 18 वोल्ट, राइट, ओम्स लॉ से। ये तो दोनों हमारा प्रतिरोध किससे पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट हमारा निकलेगा, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताइए, R1 इंटू R2 9 5 45 और 9 5 14, ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो भी जो हमारा करंट जो टोटल निकलेगा भी इक्वल टू क्या हो जाता है आई आर, तो आई इक्वल टू V बाई आर, भी कितना हमारा 18 वोल्ट, और आर कितना हमारा तो 45, और ऊपर कितना हो जाएगा 14, आई बात समझ में, ठीक है। यही ना, आर वाई हम पुट कर देंगे, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब ये टोटल हमारा करंट निकल गया, आई टोटल निकल गया। हमारा पूछा है किस पे, I1 पे, किस पे पूछा है, I1 पूछा है, तो I1 का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, R1 इंटू आई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। R1 का वैल्यू कितना है बताइए, R1 5 है हमारा, आई इक्विवेलेंट कितना 18 गुने 14 बटे कितना 45, ठीक है। और उसके बाद कितना आर इक्विवेलेंट कितना आया बोलिए, आर इक्विवेलेंट आपका हो गया, बोलिए 14 पलट दीजिएगा तो 14 45, तो ये 14 से 14 कर जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको कटेगा 45, 3.5 में कंडीशन में जाएगा, 3.2
एम्पियर में आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये इस तरह से, यानी आप एक फॉर्मूला सिंपली से लिख लीजिए, I1 जिसका भी पूछे, I1 बराबर है R1 इंटू आई इक्विवेलेंट अपॉन कितना, R इक्विवेलेंट। एक फॉर्मूला रखिए, पुट कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द करंट इन अ वायर पासिंग नॉर्मली थ्रू द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग लूप इज इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, व्हाट इज द रेट नेट करंट इंड्यूस इन द लूप। देखिए लूप जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा, सेंटर पे कह रहा, सेंटर पे हमारा जो भी होगा, कितना भी इंक्रीज कर देंगे, सेंटर पे जो हमारा जो होगा इंड्यूस्ड करंट, ये हमारा क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ लेक्रीमेटर और टीयर गैस। तो लेक्रीमेटर और टीयर गैस जो होता है, ये आपका कीटोन ग्रुप से होता है, और क्लोरीन यानी C6H5COCH2Cl, ये आपका हो जाएगा सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सारा, कुछ क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग फॉर अ न्यूक्लियोफाइल इज। यानी न्यूक्लियोफाइल में जो होता है इलेक्ट्रॉन सीकिंग कमजोर नहीं होता, इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग होता है, तो इसका एक ही शुद्ध रूप से जो आंसर होगा डी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल का ये कंसेप्ट समझ लीजिए, उस पर इलेक्ट्रॉन्स होगा यानी इनफ, क्या कहते हैं, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होगा। दूसरी बात, उसमें इलेक्ट्रॉन यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी। राइट, चलिए ये सारी बातें रखिएगा याद। विच मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कौन कौन होगा, तो याद रखिएगा कि वो टर्म जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। याद रखिए मोलारिटी का फॉर्मूला, तो मोलारिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब क्या बताइए, क्या इसमें वॉल्यूम डिपेंडेंसी हुआ, नहीं, तो ये भी आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। याद रखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होगा जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। यहीं पे अगर बात किया जाता है मोलारिटी की, तो मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। वही बात अगर कर दिया जाता नॉर्मलिटी की, तो नॉर्मलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है। आई बात समझ में, जो वॉल्यूम पे निर्भर करेगा वो टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, जो वॉल्यूम पे निर्भर नहीं करेगा वो टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। परसेंट बाय मास, मास बाय मास, वही चीज़ आ गया, तो ये इसमें भी वॉल्यूम से मतलब नहीं है। मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन वो जो होता है मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यानी जिसका मोल निकालना है उसका मोल ऊपर बाई टोटल मोल नीचे, यानी जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर बाई टोटल मोल नीचे, यही कहलाता मोल फ्रैक्शन। तो यानी ये तीनों क्वांटिटी जो है आपके पास, ये आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आए बात समझ में, माइंड में रखिएगा ये सारी बातें। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका जो है, विच बेसिक लॉ शुड बी फॉलोड टू एनालाइज द सर्किट। यानी सर्किट की बात अगर करें तो सर्किट में किरचॉफ्स लॉ ही फॉलो होता है, याद रखिएगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कह लीजिए या किरचॉफ्स एम्पियर लॉ कह लीजिए। क्लोज लूप में जीरो हो जाता है, टोटल किसके वैलेंट होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। चलिए कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, बस वही बात है। यहाँ पे पूछा वोल्टेज, इसको मान लीजिए V1, ठीक है ना, इसको क्या मान लीजिए V1। तो हमने आपको बताया सबसे पहले, आप जिसका भी पूछेगा तो V1 हमारा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताइए मुझे, जिसका पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है उसका हमारा V इक्विवेलेंट तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, V इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इनटू आपका रहेगा, बोलिए, जिसका पूछा, जिसमें पूछा, इसको मान लीजिए R1, इसको मान लेते R2, इसको मान लेते R3, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, V इक्विवेलेंट इंटू R1 बाई क्या, R इक्विवेलेंट, ठीक है। वही फॉर्मूला आपका आया यहाँ पे। तो V1 आपसे पूछा, यानी किस पे, इस पे पूछा, पोटेंशियल पूछा, वोल्टेज कितना जाएगा, तो पुट कर दीजिए। V इक्विवेलेंट टोटल वोल्ट कितना सप्लाई हो रहा है, 12 वोल्ट, पुट करिए। V1 बराबर हमारा हो जाएगा 12 इंटू R1 कितना है 5, और टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 15, 5, 20, ये तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 6 दूनी 12, यानी V1 कितना हो गया 2 वोल्ट। ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन है,
ठीक है, तो वहाँ पे क्यों आंसर नहीं आया था? तो वहाँ पे हो सकता है, देख लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, आप मिला लीजिएगा, राइट। चलिए, ज़्यादा चिंता की, कभी कभी होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सामने में मिस्टेक हो रहा होता है, पता नहीं चल पाता है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा आप, है ना। कहीं अगर थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा तो इसको थोड़ा क्षमा चाहेंगे, लेकिन मिस्टेक नहीं हुआ, फार्मूला यही है। फार्मूला यानी जो भी पूछे I1 क्या पुट करना है, I1 पुट करें तो यानी I इक्विवेलेंट इंटू R1 बाई R इक्विवेलेंट पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, या पुट यहीं से पुट कर लीजिए। वहाँ जो था आपका I1 भी हमारे पास था कितना, 18 वोल्ट, कितना था 18 वोल्ट, तो यहाँ I जो था हमारा जो है वोल्ट 18 वोल्ट था, उसमें करंट कितना था बताइए, सॉरी I इक्विवेलेंट हमारा था V बाई आर, V हमारा था 18 और अब R क्या था 45 बाई 14, 45 बाई 14, तो 14 ऊपर चला जाएगा, मतलब 18 इंटू 14 बाई कितना 45 पुट कर दीजिए, ये I इक्विवेलेंट हो गया हमारा, तो पुट करिए, ठीक है ना। चलिए, तो वो इसके मतलब फिर वहाँ पे हमको जाना हो जाएगा, देख लेते क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, जो आपका आंसर रह गया था, कहाँ गया, ओहो कहाँ चला गया, हाँ यही है। चलिए देख लीजिए, यानी टोटल वोल्ट हमारा कितना 18 वोल्ट हो गया। टोटल करंट कितना हो जाएगा, तो हमको करंट निकालना ही है। टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हमारा टोटल हो जाएगा 45 बाई 14, पुट कर दीजिए, हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा V बाई आर, V की जगह कितना 18 और R की जगह 45 बाई 14, ये 14 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 14 बाई कितना 45, और फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, I1 क्या होता I इक्विवेलेंट इंटू R1 बाई आर इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट कितना बोलिए 18 इंटू 14 बाई 45, ठीक है, इंटू R1 कितना है, R1 5 पे ही पूछा तो 5, और नीचे कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 45 बाई बोलिए 14, इसको काटेंगे आप तो वही आंसर आ जाएगा 3.2 एम्पियर, राइट। चलिए, ज़्यादा चिंता का विषय नहीं था, कैलकुलेशन मिस्टेक था। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंसी बता ही दिया हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए, घबराना नहीं है, इसका आंसर आपको पता चल गया कितना है, 2 वोल्ट आया, कैसे निकला ये भी पता चला आपको। चलिए आइए, देखिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2, बस सिंपली उसी तरह से है आपका। देखिए ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मतलब पैरेलल है हमारा, ठीक है। जहाँ पैरेलल होगा वहाँ पे करंट क्या होगा डिफरेंट होगा, पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। आई बात समझ में, तो ये याद रखिए, आपसे V2 और V1 पूछा है, ठीक। टोटल सप्लाई कितना हो रहा है, टोटल सप्लाई हो रहा है यहाँ से 12 वोल्ट, जिसको इसको मिल रहा है 8 वोल्ट, इसको मिल रहा है 2 वोल्ट। अब आपको इसको निकालना और इसको निकालना, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना कैसे बनेगा और क्या आंसर आएगा इसका। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर थोड़ा माइंड लगाने के लिए दे रहा हूँ, आई बात समझ में, इसको देखिएगा, नहीं आएगा तो इसको हम डिस्कशन कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए, इन द सर्किट शोन बिलो व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कितना हो जाएगा, देखिए जितना वोल्ट सप्लाई हो रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ओम, 2 ओम हो जाएगा, तो 2 ओम यह वोल्ट कितना रीड करेगा, तो वोल्ट कितना रीड करेगा बताइए, जितना जा रहा V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V बराबर आई बराबर V बाई आर हो जाएगा। तो हमारा जो है अगर बात करें V2 भी है और R कितना है 2 है, कट करके हमारा अगर एमीटर की बात किया तो ये रीडिंग करता है 1 एम्पियर, ठीक है। और ये जितना सप्लाई हो रहा है उतना रीडिंग करेगा, 2 वोल्ट ही सप्लाई करेगा ही और रीडिंग करेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क इज इक्वल टू, मतलब कह रहा है क्या, एल्जेब्रिक सम यानी टोटल ऐड करेंगे क्लोज लूप में, ठीक है ना, क्लोज पाथ में इक्वल होता है किसके, 0 के इक्वल होता है, यानी पूरा V1 प्लस P2 प्लस V3 डैट डैट डैट, ये जो इक्वल होगा किसके 0 के होगा, ये याद रखिएगा माइंड में। चलिए, इक्वल टू क्या है 0। तो आई होप कि ये सेशन बिल्कुल कंसेप्चुअल रहा होगा और अच्छा क्वेश्चन रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके लिए हित के लिए क्वेश्चन था,
इंजॉय कीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन को मैंने छोड़ा इसको बनाइए। थैंक यू सो मच।